तरफ। परिजनों और गांव वालों के भारी विरोध के बीच हाथरस गैंगरेप पीड़िता का बीती देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार के लोग शव को घर ले जाने के लिए अड़े रहे, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गैंगरेप पीड़िता के पिता ने दावा किया कि उनसे बिना पूछे ही अंतिम संस्कार किया गया और जब शव को जलाया गया तो उन्हें घर में बंद कर दिया गया। हाथरस गैंगरेप कांड पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। पीएम मोदी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाए। हाथरस केस में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम मामले की जांच करेगी। एसआईटी टीम आने वाले 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकरण का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। एसआईटी में दलित और महिला अधिकारी भी शामिल हैं। गृह सचिव भगवान स्वरूप, डीआईजी चंद्र प्रकाश और सेना नायक पीएससी आगरा पूनम एसआईटी के सदस्य होंगे। हाथरस कांड पर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने परिजनों से बेटी के अंतिम संस्कार का अधिकार छीना और मृतका को सम्मान तक नहीं दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह सब सिर्फ दलित को दबाकर उन्हें समाज में उनका स्थान दिलाने के लिए यूपी सरकार की शर्मनाक चाल है। इस घटना पर आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है कि उसके सभी विधायक, सांसद, पार्षद और तमाम नेता योगी सरकार की दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ कल सुबह 11 बजे से जंतर मंतर पर धरने पर बैठेंगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत का फैसला आ गया। अदालत ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। 28 साल पुराने इस केस में लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस केस में पेश किए गए सबूतों को पर्याप्त नहीं माना है। 2300 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने कहा कि ढांचा गिराने में विश्व हिंदू परिषद का कोई रोल नहीं था, बल्कि ढांचा गिराने में कुछ शरारती तत्वों का हाथ था जिन्होंने पीछे से पत्थरबाजी की थी। फैसला सुनाते हुए जज एसके यादव ने कहा कि वीएचपी नेता अशोक सिंघल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। फैसले में कहा गया कि फोटो, वीडियो, फोटोकॉपी में जिस तरह के सबूत दिए गए हैं उनसे कुछ साबित नहीं होता है। फैसला लिखने के साथ ही सुरेंद्र कुमार यादव अपने कार्यकाल से भी मुक्त हो गए। आज यानी कि 30 सितंबर ही सुरेंद्र कुमार यादव के रिटायरमेंट का दिन है। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अदालत के इस फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि जो फैसला सुनाया गया वो काफी अहम है। जय श्री राम। फैसले के बाद बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने बयान दिया और अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन एक ऐतिहासिक पल था। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भी फैसले का स्वागत किया। बता दें कि कल्याण सिंह ने गाजियाबाद के अस्पताल में इस फैसले को सुना। फैसले पर सवाल खड़े करते हुए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या किसी जादू से मूर्ति रखी गई थी? क्या जादू से ही ताले खुले थे? क्या फिर जादू से ही मस्जिद गिर गई? कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा और कहा कि साधु संत और नेताओं के खिलाफ इस षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार देश की जनता से माफी मांगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में सीबीआई के विशेष कोर्ट के फैसले को लेकर मशहूर वकील जफर याब जिलानी ने कहा कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। अयोध्या मुद्दे पर बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत ने नया इतिहास रच दिया। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो 400 किलोमीटर तक दुश्मन को ढेर कर सकती है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले से नाखुश है। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्रीय पार्टी के एक धड़े ने सीट बंटवारे पर नाराजगी जताते हुए आलाकमान को 243 सीटों वाली विधानसभा में 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना पर अमल करने का आग्रह किया है।
लोजपा अगले 2 दिन में एनडीए के साथ बने रहने या फिर अलग राह पकड़ने का फैसला करेगी, क्योंकि 3 चरण में होने वाले चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन 1 अक्टूबर से शुरू होना है। कृषि कानूनों का देश भर में विरोध जारी है। इसी बीच ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस कानून को वापस लेने और रद्द करने की मांग की है। किसान संगठन ने कहा कि यह 70 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ है, जिसको लेकर 26 से 27 नवंबर को पूरे देश का किसान दिल्ली का घेराव करेंगे। दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट की बायो डिकम्पोज तकनीक को लागू करने के लिए योजना बन रही है। इससे दिल्ली में पराली जलने से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली में किसानों को सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाने का प्लान बन रहा है, जिससे किसानों पर बोझ नहीं आएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दिल्ली सचिवालय में एक अहम बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि दिल्ली में तकनीक को लागू करने के फाइनल प्लान का ऐलान हो सकता है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने चीन के लिए जासूसी करने के आरोपी स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच के इस मोड़ पर इतने संवेदनशील मामले में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। कांग्रेस नेता शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसद की स्थिति समिति के प्रमुख बने रहेंगे। वह हरसिमरत कौर बादल को विदेश मामला की संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। पीएम मोदी दिसंबर में बांग्लादेश की अपनी समकक्ष प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ डिजिटल माध्यम से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की है कि केंद्र या फिर राज्य सरकार के मातहत काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हर साल संपत्ति की ऑनलाइन घोषणा को अनिवार्य कर दिया जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के साथ साथ आय से अधिक संपत्ति के मामलों को उजागर करने में एंटी करप्शन ब्यूरो को भी मदद मिलेगी। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 30 लाख बच्चों का एग्जाम फीस माफ करने से जुड़ी जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को 2 हफ्ते में विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह इसे याचिका पर 2 हफ्ते में कोई फैसला ले। छात्रों के लिए एग्जाम फीस को जमा करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तय की गई है। मुंबई की लोकल ट्रेन में आम लोगों को सफर की अनुमति नहीं है, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि सरकार